जिंदगी गिरवी रख कर भी, जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने 2 उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने बताया था। कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, और बस एक गुरु ही काफी है बच्चों की जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए, बच्चों की जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए। आज जो भी है हम सब है आपकी। फोटोग्राफिक मेमोरी। और मुझे लगता है कि कई बार ऐसी बात जब याददाश्त की बात आती है, मेमोरी की बात आती है, तो कई लोगों को लगता है कि मेमोरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए है। बड़े बुजुर्गों के लिए जिनकी पढ़ाई खत्म हो गई है, उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, यहीं पर आप मात खा जाते हैं। जो भी इंसान इस धरती पर जिंदा है, हर एक के लिए मेमोरी का उतना ही इंपॉर्टेंस है। चमत्कारिक मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी। अगर मैं आपसे ये कहूं दैट इफ यू वांट टू बिकम मेमोरेबल, इफ यू वांट टू बिकम मेमोरेबल, आप ऐसे व्यक्तित्व बनना चाहते हैं जिसको हमेशा याद किया जाए, तो उसका एक ही रास्ता है, ग्रेट मेमोरी। देखिए, इस दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं। एक वो जिनके जन्मदिन मनाए जाते हैं, उनके लिए केक काटा एंड सो ऑन। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जिनकी जयंती बनती है, और जिसकी भी जयंती बनती है दे हैड ग्रेट मेमोरी। बिना जबरदस्त मेमोरी के किसी भी इंसान की जयंती मनना असंभव है। ग्रेट मेमोरी। भारत में कुछ ऐसे लोग हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, ही जस्ट नॉन फॉर हिज मेमोरी। क्या जबरदस्त मेमोरी थी उस इंसान की, फोटोग्राफिक मेमोरी। और मैं वो सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस करूंगा आज। बहुत ही जबरदस्त कंटेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में होता क्या है, मेमोरी जो है वो आपके रिश्ते बनाती है, और रिश्ते बिगाड़ती भी वही है। अगर मान लीजिए किसी इंसान ने आपका जन्मदिन याद रखा, आपकी एनिवर्सरी याद रखी, जो भी आपके ज़िंदगी में आज तक इवेंट हुआ है उसको याद रखा और आपको विश किया, फ्रेंडशिप डे याद रखा, आपको विश किया, तो आपको अच्छा लगता है कि मेरी कद्र करता है, मेरी परवाह करता है, मेरा ख्याल है इसे, और आपका रिश्ता मजबूत होता है। वहीं कोई आपका करीबी आपकी करीब से करीब, जो आपके लिए ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, उसे भी भूल जाता है, तो आपको बेकार लगता है, आप रिश्ते खराब कर लेते हैं, आप चीज़ें तोड़ लेते हैं, आपको लगता है कि इसको मेरी रत्ती बराबर की परवाह नहीं है। जिंदगी में 90% स्ट्रेस का रीज़न, जो आपकी ज़िंदगी में तनाव आते हैं, 90% स्ट्रेस का रीज़न आपकी पुअर मेमोरी है। टीचर्स ने आपको डांटा हो, परेशान किया हो, घर वाले आपसे तंग हो गए कि तेरे को बोला तो था तूने किया नहीं, और बहुत सारी चीज़ें मेमोरी से कनेक्टेड है। तो चाहे रिश्ते हो, चाहे आपका स्ट्रेस हो, आपके पेरेंट्स तेरे को बोला तो था तेरे को याद नहीं है, टीचर्स बोला था याद करके आना, याद करके नहीं आए, फ्रेंड्स तेरे को तो यही चीज़ नहीं पता, तो क्या हल करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मेमोरी से कनेक्टेड है। अच्छा, मेमोरी का मतलब, एक कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि मेमोरी का मतलब सिर्फ याद करना है।
रिमेंबरिंग इज मेमोरी? नो. Forgetting is also the part of memory process. Also the part. It is the equally important one. वो इसलिए क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत बार ऐसे इवेंट होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो आपका ब्रेन कोशिश करता है कि ऐसी चीजों को भुला दिया जाए, याद ना रखा जाए, और इसीलिए हमारे दिमाग में उन मेमोरीज को डिलीट करने का प्रोसेस है. दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये प्रोसेस नहीं है, उनकी बात भी हम लोग करेंगे. मेमोरी बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं उनकी बात भी हम लोग डिस्कस करेंगे. मेमोरी एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेमोरी आपकी इंटेलिजेंस का फाउंडेशन है. दुनिया में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का फाउंडेशन मेमोरी है. भारत में चाहे वो यूपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, आप वकालत करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जज हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, बिना शार्प मेमोरी का आप इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. फिलहाल सेशन की शुरुआत करते हैं. 1 बाय 1 चीज़ों को समझते हैं. सबसे पहले हमारे फायदे की बात ही करते हैं, शायद वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रांग मेमोरी. देखिए, हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, शायद उस सोसाइटी में मेमोरी की उतनी वैल्यू की नहीं जाती है. एक फोटोग्राफ आपको दिखाता हूं. ये 3 इडियट्स मूवी के कुछ किरदार हैं, और इन सभी किरदारों में जिस इंसान की वैल्यू शायद सबसे कम थी वो आपको पता है. इस शख्सियत को कई लोग साइलेंसर भी कहते थे, और भारतीय समाज में ऐसे लोगों को रट्टू तोता का टैग दे दिया जाता है. उनको बोल दिया जाता है कि आप रट्टू हो और आपकी कोई वैल्यू नहीं है. देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, एक बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, रट्टाफिकेशन को, रटने को एक बहुत गलत व्यक्तित्व की निशानी माना जाता है कि उसकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं एक बहुत बेसिक सेंटेंस आपको देता हूं, दैट हॉक फ्लाइज अलोन. इन ग्रुप. ठीक है, अगर आपको इस सेंटेंस का मतलब निकालना है तो आपकी मेमोरी में कुछ पता होना चाहिए, आपको कुछ कंटेंट होना चाहिए कि हॉक का मतलब क्या होता है, कि भाई बाज होता है, याद होना चाहिए. फ्लाई का मतलब क्या होता है, अलोन का मतलब क्या होता है, पिजन का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब क्या होता है. जब ये याद होगा तभी आपकी रीडिंग फास्ट होगी, और जब आपकी रीडिंग फास्ट होती है तो आप बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ पाते हैं. और जब आप एक साथ पढ़ पाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप दुनिया में आए हैं, धरती पर आए हैं, और आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है, तो आपने बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस अपने आप में समा लिया है. तो रटना, जिसको इतना बदनाम कर दिया गया है, और रटने को सीधा मेमोरी से कनेक्ट किया जाता है. रटना मतलब इसकी मेमोरी अच्छी है और ये बेकार चीज है. हाँ, बेकार चीज, ये बेवकूफ है, ये रट्टू तोता है, और भी न जाने क्या क्या बातें होती. रट्टू तोता है. लेकिन सच्चाई ये है कि बिना मेमोरी के आप कुछ भी नहीं कर सकते. अगर आपको ये ना पता हो कि आपने खुद का शर्ट कहाँ रखा था, आपकी पैंट कहाँ रखी है, तो आप सुबह तैयार होने में लेट हो जाएंगे. आपको ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है, कौन सा खाना आपको सूट करता है, कौन सा खाना आपको सूट नहीं करता है, तो आपकी तबीयत खराब होने लगेगी. और कई चीज़ें कि क्या आपने ऐसा किया था जिससे आपकी हेल्थ ठीक हो गई. खैर, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे. एक और चीज़ है तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है.
सोशल इंप्रेशन, सोशल इंप्रेशन। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। ये आजाद हिंदुस्तान के 2 पीएम हैं जिनकी फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि मनमोहन सिंह एक बहुत ही समझदार व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि जब वो स्पीच देते हैं तो उनके सामने कंटेंट होता है, वो देख देख के पढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि ये बिना देखे पढ़ते हैं, बिना देखे बोलते हैं, बिना देखे स्पीच देते हैं, और इसलिए कई लोगों का ये परसेप्शन है कि ये, या कई लोगों का मानना है कि ये शायद ज़्यादा टैलेंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं। हमको कम से कम ऐसा नेता तो चाहिए जिसको ये पता हो कि देश के लिए करना क्या है, और वही मेमोरी इनको एक बेटर एडवांटेज देती है इन कंपेयर टू द मनमोहन सिंह। हो सकता है कि इनके पास डिग्री बेहतरीन हो, इनको पता हो करना क्या है, लेकिन ये देख देख के पढ़ते हैं, और ये करोड़ों जनता के ऊपर, करोड़ों लोगों की जनता के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालता है। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि मोदी जी जब बिना देखे पढ़ते हैं तो कई बार नाली से गैस बनाने की बातें भी करते हैं, कई बार उल्टी सीधी बातें भी हो जाती है। कई मैंने इनके ऐसे स्टेटमेंट्स भी सुने हैं जिसमें ये लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ वाली बातें कर रहे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। शायद ये कई बार गलती से निकल जाता है, ऐसी कई चीज़ें होती है। खैर, लेकिन कुछ इनके जो ओपोनेंट है उनका ये कहना है कि नहीं, मोदी जी जो हैं वो बिना देखे नहीं पढ़ते हैं या बिना देखे नहीं बोलते हैं। इनके सामने एक डिवाइस होता है जिसको टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं, और सारा कंटेंट जो बोल रहे होते हैं इनको सामने से दिख रहा होता है, टेलीप्रॉम्प्टर नाम की डिवाइस। अलग मुद्दे हैं, अलग मुद्दे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर पीएम मोदी के आगे ये पीएम शब्द लगा है तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग रोल कहीं ना कहीं मेमोरी का है, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल मेमोरी का है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक ऐसी पीएम हुई जिनकी बहुत जबरदस्त रेस्पेक्ट थी, उनका नाम था इंदिरा गांधी। ये कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता मानी जाती है, और उन्होंने कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए जिसकी वजह से इनकी दुनिया में सिग्निफिकेंट वैल्यू है। इनके बारे में कहावत बहुत फेमस है कि ये जिस भी कार्यकर्ता से, जिस भी कांग्रेस से वर्कर से एक बार मिल लेती थी, उसके बाद में उनका नाम नहीं भूलती थी, और इसलिए हर एक कार्यकर्ता इनसे जुड़ाव महसूस करता था, और वो महसूस करता था कि एक परफेक्ट लीडर है जो कांग्रेस गवर्नमेंट को आगे लेके जा सकती है। मेमोरी की बात कर रहा हूं, लीडरशिप में इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको। लीडरशिप में कैसे सोशल डिफरेंशिएशन होता है, सोशल इंप्रेशन क्रिएट होते हैं, वो मैं बात आपसे बता रहा हूं। मान लेते हैं कि आपके पास में आप इकोनॉमी के ऊपर एक बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में, और वहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आने पर वहाँ जो उनकी रेपो रेट है वो आप बता देते हैं कि वो 6.50 है। उसके बाद में रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो 3.35 है। उसके बाद में CRR क्या है, मतलब केस रिजर्व रेशियो क्या है, वो 4.50 है। ये सारी बातें आप बता देते हैं बिल्कुल फटाक से। तो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी की निशानी जाती है कि यार नहीं, मोबाइल से देख के तो कोई भी बता दे रहा है, इसको इसने पढ़ा है, इसको चीज़ें याद है। हाँ, एक केस रिजर्व रेशियो की बातें कर रहा है, रिवर्स रेपो रेट की बातें कर रहा है, हाँ रेपो रेट की बातें कर रहा है, इज नॉलेजेबल पर्सन। एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपका सोशल इंप्रेशन स्ट्रांग होता है, पर्सनालिटी डिफरेंशिएशन होता है। पर्सनालिटी डिफरेंशिएशन, उसका एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगा। आप मानो या ना मानो, क्योंकि मैं आपसे पूछ लेता हूं, हम सभी लोग ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बनाने की बात कर रहे हैं और बनाएंगे। इसमें हम चाहे जो हमसे बनता हो सब कुछ हम लोग करेंगे और ये बन के रहेगा। इससे बहुत बड़े बड़े काम किए जाने में आपको वादा कर रहा हूं, इतने बड़े काम किए जाने की जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। हिंदुस्तान का ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी युवा
कभी संसद में भी बैठेगा, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं आज संसद में बैठेगा। खैर, पर्सनैलिटी डिफरेंशिएशन हो सकता है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो कैसे, जैसे एक नॉर्मल इंसान ही कह सकता है दैट रेनबोज मतलब इंद्रधनुष कलरफुल होता है, समथिंग टू डू विद द सनशाइन ऑन द रेन। हाँ, सनशाइन रेन जो होता है उससे कुछ कनेक्शन है। एक दूसरा बंदा ये कहता है दैट रेनबोज कंसिस्ट ऑफ ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स क्रिएटेड बाय द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट इन द वाटर ड्रॉपलेट्स। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि आप कौन सी बात कर रहे हैं यहां पर? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो उस इंसान को पता है। इट क्रिएट्स ए डिफरेंट लेवल ऑफ इंप्रेशन, है कि नहीं है? क्योंकि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर चुके हैं। यू क्रिएट डिफरेंशिएशन, यार इस बंदे को कीवर्ड्स पता है, ही नोज समथिंग, ही स्टडीज समथिंग, ही हैज गुड मेमोरी। आप किसी पार्टी में गए और आपकी किसी एक से मुलाकात हुई, किसी दोस्त से, और सेकंड टाइम आप उसका नाम आधे घंटे बाद डायरेक्ट नाम लेके बुला रहे हैं, तो इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव इंप्रेशन, राइट? तो हमें ये समझना है दैट मेमोरी हैज वेरी बिग इम्पैक्ट। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। इमेज। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग यहां सिर्फ चैट करने आते हैं, आप इससे ऊपर उठ जाएं। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत के युवा आपस में बहस नहीं करेंगे, वो अपने आप को साबित करके बताएंगे। ये आपस में बहस करके एक दूसरे को जीतने से आप क्या साबित करना चाहते हैं? फोकस करो। किसी भी इंसान की इमेज दो टाइप की होती है। व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, एक विजुअल इमेज और एक वोकल इमेज। विजुअल इमेज का मतलब है कि वो इंसान कैसा दिखता है। और हमारे में से गुची अरमानी विच रोल दी जवानी वाले 99% युवा है जो इतनी आसानी से भ्रमित होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और गाने ऐसे सुनाए जाते हैं उनको कि उनको लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट आप कैसे दिख रहे हो। जारा, वीर जारा, मर जारा और तारा नारा जो भी है, उनको ये पता ही नहीं होता कि आपका इंप्रेशन, आपका इंपैक्ट, आपकी वोकल इमेज का इंपैक्ट है कि आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे एड्रेस करते हैं किसी से। जब आप चर्चा करते हैं तो आप कौन से मुद्दे पर बात करते हैं, क्या आपका नॉलेज है। आप अगर ये समझ जाएं कि विजुअल इमेज याद नहीं की जाती मरने के बाद या मरने से पहले, या आपके पीछे ये बात नहीं की जाएगी कि उसकी जीन्स बहुत अच्छी है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे बिहेव करता है, उसकी वोकल इमेज, वो कैसे बोलता है। और वोकल इमेज ही किसी इंसान का व्यक्तित्व होती है। ये वो स्ट्रॉन्ग वोकल इमेज ही है जो किसी नेता को नेता बनाती है, किसी टीचर को टीचर बनाती है, किसी गुरु को गुरु बनाती है। और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत के युवा विजुअल भी होंगे और वोकल भी होंगे, लेकिन ज्यादा वोकल होंगे। उनको पता होगा कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। उनका दिमाग में तरंगे होंगी, उनके दिमाग में जज्बा होगा, जुनून होगा, जोश होगा। वोकल इमेज। और वोकल इमेज देखो क्या होता है। आप किसी को दिखा के आप ये कह सकते हो कि इंप्रेशन आपने क्रिएट कर दिया कि नहीं यार ये होगा। हाँ, इंप्रेशन, ये शायद ये हो सकता है। हाँ, लेकिन जो बिलीफ है ना उसका, वो आपके मुंह खोलने के बाद ही क्लियर होता है। बिलीफ कि एक्चुअली में है कौन। मतलब आप ये समझ लें कि आपकी जिंदगी में अगर कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है आपके, आप घर वालों से इसलिए लड़ रहे हो कि मुझे ये लिवाइस की जीन्स चाहिए और 2000 की पैंट चाहिए और 5000 की टी शर्ट चाहिए, और निपट जाओगे दोस्त। ये लड़ाई अपनी नहीं है।
बड़ी लड़ाई लड़नी है, नशा बहुत बड़ा, लड़ाई बहुत बड़ी। कि फक्र हो तुम्हें, फक्र हो तुम्हारे समाज को कि तुम पैदा हुए थे इस धरती पर, तुमने कुछ ऐसा किया दोस्त। नहीं कर पाए तो शायद OTT भारत का सपना अधूरा रहेगा। वो एक कहावत है ना कि अगर पूत सपूत है ना तो एक भी बहुत है, और कपूत है तो 1000 भी कम है। और मेरा गोल सिर्फ ये है कि आप चाहें जो हो, कुछ ऐसा करके दिखाना है कि दुनिया याद रखे। तो हमें समझना है कि वोकल इमेज इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मेमोरी, बाई प्रोडक्ट ऑफ मेमोरी। आप किस तरीके से, 3 वी होते हैं, 3 वी होते हैं, मैं आपको बताता हूं। एग्जीक्यूटिव वीज बोलते हैं उनको, एग्जीक्यूटिव व्यू, एग्जीक्यूटिव वी होते हैं, जो होते हैं विजुअल, वोकल, वर्बल। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे हिंदुस्तान में टॉप पोस्ट पर बैठे व्यक्ति, इस टॉप पोस्ट पर एक समय बाद कोई OTTN भी हो सकता है, और मुझे लगता है होगा। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत बनाने वाले OTTNs भी इन पोस्ट पे हो सकते हैं। खैर, फिलहाल मैं PM की बात कर रहा हूं। विजुअल पे इन्होंने काम किया कि मुझे हमेशा बढ़िया दिखना है, हमेशा बढ़िया से बोलना है, और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है कि वो नारा बन जाए। यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी और योगी है बहुत ही उपयोगी। ये वर्बल एक्सीलेंस का तरीका है। मैं आपको सारी चीजें सिखा रहा हूं जो उन्होंने अब सीखी है, ये अब इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस उम्र में सीख रहे हैं, आप बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व बनेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और OTTNs हिंदुस्तान चलाएंगे दोस्त, ये मेरा वादा है आपसे, लिख के दे सकता हूं मैं आपको। OTTNs, ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत के निर्माता ही भारत चलाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। विजुअल, वोकल, वर्बल, इट्स ऑल अबाउट मेमोरी। और अगर आपकी मेमोरी में दम है तो आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इंसान की मेमोरी कितनी है, तो आपको बिलीव नहीं होगा, बट इंसान की मेमोरी 2.5 मिलियन GB है। खैर, ये फैक्ट्स और डेटा, इनका कोई मतलब नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है। हर चीज में कॉन्सेप्ट होते हैं, फैक्ट भी होते हैं। फैक्ट किसी काम के होते नहीं है, वी हैव टू अप्लाई द थिंग्स। हिस्ट्री ऑफ द मेमोरी की थोड़ी सी बात करते हैं एक बार। हिस्ट्री ऑफ द मेमोरी, यहां से आपको चीजें कनेक्ट होना शुरू होगी और आप समझ पाएंगे कि क्या हुआ होगा, क्या रहा है। एक बात समझिए, बहुत समय पहले हेनरी मॉलेसन नाम के एक व्यक्ति थे। हेनरी मॉलेसन, दस साल की उम्र में ये इंसान साइकिल से गिर जाता है। इसको कुछ समय बाद में सीजर्स आने लगते हैं। सीजर्स मतलब मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, मुंह से झाग निकलना, जीभ का दांतों के बीच में आना होने लगता है। डॉक्टर्स इनका स्कैन करते हैं, MRI स्कैन करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके ब्रेन का एक हिस्सा, टेम्पोरल लोब, इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इनकी सर्जरी की जाती है और सर्जरी के थ्रू ये हेनरी मॉलेसन है, एक बहुत एपिक इंसान रहे हैं जिनके ऊपर सिग्निफिकेंट स्टडी हुई है।
मेमोरी के बारे में भी और न्यूरोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत सारा योगदान इनका रहा। इनका ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन से ब्रेन का वो हिस्सा निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से इनको मिर्गी के दौरे आ रहे थे। वो हिस्सा निकालने के बाद में इनके सीजर्स यानी दौरे, जो मिर्गी की समस्या थी वो कम हो जाती है। जो ऑपरेशन किया गया था वो था टेम्पोरल लोबेक्टोमी। टेम्पोरल पार्ट एक हिस्सा होता है, मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा अभी उसकी। और इसके बाद में उनके सीजर्स हमेशा के लिए कम हो जाते हैं, लेकिन उनकी मेमोरी हमेशा के लिए चली जाती है, मेमोरी लॉस्ट। इस इंसान को ये भी पता नहीं होता घर से बाहर निकलने के बाद कि मेरा घर कहाँ है, मैंने सुबह क्या खाया था, मैंने 1 घंटे पहले क्या कर रहा था, मैं सो के उठा हूँ कि मैं जग ही रहा था। और ये कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ सपनों में जी रहा हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ओटीटीएंस कैसे इंडिया चलाएंगे, मैं इसकी बात सेशन के बाद में जरूर से करूँगा। खैर, टेम्पोरल लोबेक्टोमी इनकी हुई और ये टेम्पोरल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है। इसको हटा दिया गया, इसके कुछ पार्ट को हटा दिया गया, जिससे इनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ। आप देख सकते हैं ये इनका ब्रेन है, इसका एक कुछ हिस्सा हटा दिया गया था, ठीक है। और हटाने के बाद में इनकी सारी दिक्कतें ठीक हो जाती है, लेकिन मेमोरी खत्म हो जाती है। बाद में देखा गया कि जो हिस्सा हटाया गया था वो हिस्सा हिप्पोकैम्पस था, और तब पूरी दुनिया को पता चला कि हमारे ब्रेन में वो हिस्सा जो मेमोरी के लिए जिम्मेदार है वो हिप्पोकैम्पस है। अब हिप्पोकैम्पस कहाँ होता है, ये फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूं। ये हमारा हिप्पोकैम्पस है, ये आप फोटो देख पा रहे हैं, ये हिप्पोकैम्पस हमारे पास में है। और हिप्पोकैम्पस इज द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द मेमोरी। हिप्पोकैम्पस, the factor, the organ, the part of brain memory responsible है। हिप्पोकैम्पस के पार्ट एक और हिस्सा होता है जिसको अमिगडाला बोलते हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता होना जरूरी है आगे की समझ के लिए, चीजों को समझिएगा। अमिगडाला एक वो हिस्सा है जो इमोशनल मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है। इमोशनल, देखिए हमारी जिंदगी में कई ऐसी यादें होती है जो 1 सेकंड में क्रिएट होती है और जिंदगी भर रहती है। और कई बार हम किताब खोल के 4-4 घंटे बैठे होते हैं और जैसे बंद करते हैं सेकंड में गायब हो जाता है। अमिगडाला इमोशनल मेमोरी, जब कोई सी मेमोरी अमिगडाला के थ्रू हिप्पोकैम्पस में जाती है वो बहुत लंबे समय तक रहती है। मेमोरी आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। 3 टाइप की मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सेंसरी मेमोरी है। आप कुछ इमेज, कुछ फोटोज, मेरे शब्द कुछ समय के लिए कैच कर रहे हैं, सुनकर नोट डाउन कर रहे हैं, ये वर्किंग मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है। और वर्किंग मेमोरी के बाद में जो एक मेमोरी ऐसी होगी जो हमेशा के लिए आपके दिमाग में रुक जाएगा, जो कंटेंट, वो स्टोरेज मेमोरी होगी। और स्टोरेज मेमोरी ही इंसान की सक्सेस को डिसाइड करती है। इंसान की सक्सेस को डिसाइड करने की यही मेमोरी होती है, और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज कि किस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। रिसेंट एक रिसर्च हुआ हिप्पोकैम्पस एरिया के ऊपर, और वो रिसर्च पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके ऊपर रिसर्च हुआ हिप्पोकैम्पस एरिया के ऊपर, और रिसर्च क्या हुआ वो मैं रिसर्च पेपर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वो रिसर्च पेपर क्या है, अच्छा पहले अमिगडाला की फोटो एक बार दिखा देता हूं। ये हिप्पोकैम्पस के बिल्कुल पास वाला हिस्सा है, ये अमिगडाला हमारे पास में बिल्कुल पास वाला हिस्सा है, ये आप यहां देख सकते हैं। ये आपके पास में अमिगडाला वाला एरिया है, और ये इससे कनेक्टेड बहुत पास में ये हिप्पोकैम्पस है, ये यहां पर। जब आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि यार
किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई आपके घर में बीमार पड़ गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, किसी सगे संबंधी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, किसी ने आपको आई लव यू बोल दिया, या किसी ने बोल दिया कि मुझसे कोई बात मत करना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ या नफरत करता हूँ, वो सारी चीज़ें अमिगडाला के थ्रू हिप्पोकैम्पस में जाती है और हमेशा के लिए आपको याद रहती है। लेकिन जब आप किताब खोल के पढ़ रहे होते हो तो उस वक्त कुछ इमोशनल चीज़ें होती नहीं है, तो लगता है कि यार ये चीज़ें क्या ही मतलब है इनका, उनका कुछ सेंस होता नहीं है। यार हिप्पोकैम्पस को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है? 90% लोगों को पता है हिप्पोकैम्पस क्या होता है, लेकिन एक्टिवेशन इसका कैसे पॉसिबल है? एक्टिवेशन, रिसेंटली एक रिसर्च हुई और रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। वो क्या है वो देखो। एक बच्चा पूछ रहा है जेईई में फर्स्ट रैंक कैसे लाएं? तो जेईई में फर्स्ट रैंक बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें मेमोरी भी है, उसमें प्रैक्टिस भी है, उसमें किस्मत भी है, आपकी हेल्थ भी है, आपके सोर्सेज भी हैं, आपके गाइड, आपके मेंटर भी हैं। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, कई सारे फैक्टर्स उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास में है, रिसर्च है हिप्पोकैम्पल फंक्शन के लिए, और इसमें साफ साफ मेंशन है कि डे टाइम नैप, झपकी कितनी देर की, मैंने रिसर्च पेपर पूरा पढ़ा है ना, और रिसर्च पेपर में जब पढ़ेंगे तो यहां पर लिखेगा 40 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं ड्यूरेशन इसका दिया हुआ है कि 40 से 60 मिनट। अगर आप बीच में रात को सोने की बात नहीं कर रहे हैं, ये दिन में जब आप काम कर रहे होते हैं, काम करने के बाद आप थक जाते हैं, दोपहर में, है ना, दोपहर में 40 से 60 मिनट की आप झपकी लेते हैं, तो इस रिस्टोर द हिप्पोकैम्पल फंक्शन एंड इंप्रूव द डिक्लेरेटिव लर्निंग। आप खुद की मेमोरी को 5 गुना बढ़ा सकते हैं, ये इस रिसर्च पेपर में मेंशन्ड है, 5 folds। तो कई बार आपको कई नौसिखिए खिलाड़ी इस तरीके से मोटिवेट कर देते हैं कि पागल हो जाओ, पागल होके पढ़ो और बेवकूफ़ बन के पढ़ो, और जो हो वो कर दोगे, तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, सोना नहीं है, 10 मिनट ही सोना है, 20 घंटे पढ़ना है, 26 घंटे पढ़ना है। ये सब बकवास बातें हैं। पढ़ रहे हो लेकिन रुक नहीं रहा है, मतलब तुम्हारे पास एक बाल्टी है जिसमें छेद हो रखा है, तुम उसमें पानी भरना चाहते हो, कभी नहीं भर पाओगे दोस्त। उस छेद को जब तक बंद नहीं करोगे पानी की बाल्टी नहीं भरेगी। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। आपको ये समझ लेना है कि कुछ बेसिक प्रोसेस है जिंदगी में। सब कुछ हासिल करने का एक ही रास्ता है कि कुछ काम करो और शिद्दत से करो, और उस कुछ काम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्लीप, सोना। मैं हमेशा कहता रहा हूं दैट SED इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डोंट वांट टू बी SAD। सैड से सैड अगर नहीं होना है तो स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और ये रिसर्च पेपर कब का है? ये 2020 का रिसर्च पेपर है जो स्लीप रिसर्च सोसाइटी ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश किया है। तो साइंटिस्ट यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, और ये लगभग सारे कॉग्निटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सारे कॉग्निटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं। वो मेमोरी भी हो सकती है, वो प्लानिंग भी हो सकती है, वो कंसंट्रेशन भी हो सकता है, वो रिकग्नाइजेशन भी हो सकता है। सारे कॉग्निटिव फंक्शन की बात यहाँ पर हुई है। खैर, तो एक्टिवेशन का एक ही रास्ता है। नींद अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि खाना भारी ना लें। भारी खाने से ज़्यादा नींद आती है, अच्छी नींद भी नहीं आती, बेकार नींद आती है। बेकार नींद आती है, भर लिए बस, अब पेट में खाना गया, दिमाग में नहीं है, तो नींद आती है और वो क्वालिटी स्लीप नहीं होती है ना, बेकार नींद आती है। ठीक है, एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं? तो उसका एक ही रास्ता है, आफ्टरनून नैप। जब आप क्लासेस के बाद में सो जाते हैं, या बड़े बुजुर्ग लोग बीच में सोते हैं, तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। ये इस चीज को समझ लेना है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और मुद्दा डिस्कस करते हैं।
एक हमारे पास में दो टर्म्स हैं, एक का नाम है न्यूरोजेनेसिस और एक का नाम है फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व, इन दो मुद्दों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हम सभी जानते हैं बेसिक मेडिकल साइंस में हमको ये पढ़ाया गया है कि न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं हो सकते, न्यूरॉन्स को डिवाइड करना संभव नहीं है। लेकिन रीसेंट रिसर्च ये कहती है कि न्यूरोजेनेसिस पॉसिबल है, किया जा सकता है। मतलब न्यूरॉन्स का नंबर बढ़ाया जा सकता है, मतलब आपकी दिमागी क्षमता बढ़ सकती है, और वो दिमाग के जिस हिस्से में बढ़ सकता है वो हिप्पोकैम्पस है। और शर्त यह है कि आपको दो काम करने हैं, एक मेमोराइजेशन कि आपके दिमाग को लगे कि हाँ इसको मेमोरी की जरूरत है, और दूसरा वर्कआउट, एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिससे आपके दिमाग में ब्लड सप्लाई बेहतर होती। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे, कुछ डिजीज के बारे में बात करेंगे, और 10 ऐसे तरीके जिससे आप खुद की मेमोरीज को बहुत गजब की बना सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आखिर में आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। चीजों को समझिए। मेमोरी का मतलब सिर्फ याद करना नहीं होता, चीजें हम भूलते भी हैं, और इसलिए एक नई टर्म आती है कि आप फॉरगेट कर गए, भूल गए, याद नहीं रहा। और आपने सुना भी होगा, एक बहुत प्रसिद्ध गाना है कि हम भूल गए रे हर वो बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्योंकि प्यार जो है ना उसमें इमोशन है, और वो अमिगडाला से हिप्पोकैम्पस में जाता है। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, बहुत प्रसिद्ध गाना है ये। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी में भी इमोशंस हैं, अमिगडाला से कोई चीज़ हिप्पोकैम्पस में जा रही है, तो इंसान को याद रहती है। और मैं वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप मेमोरी में इमोशंस को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे भूल जाते हैं आप, क्या फॉरगेटिंग कर्व होता है, एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार आपको। हमारे सामने एक कर्व है, और ये जो कर्व आप देख रहे हैं आपके सामने, ये एबिंगहॉस ने दिया था। एबिंगहॉस कर्व भी बोलते हैं उसको, एबिंगहॉस मेमोरी कर्व, एबिंगहॉस मेमोरी कर्व इसको बोलते हैं। कर्व को समझिए, और इन्होंने एक ट्रिक बताई 7 3 2 1। ये इनका बहुत फेमस नंबर था। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर डायल नंबर, करूँ में क्या डायल नंबर। तो ये कह रहे थे 7 3 2 1 आप डायल करें, आपको हर समस्या का इलाज मिलेगा। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि दोस्त अगर आप किसी भी चीज को पहली बार सीखते हैं, पहली बार सीखा, फर्स्ट लर्न, ये आपने सीखा, 100% आप सीख गए, आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो गिरेगी, वो चीज गिरती है। ये फॉरगेटिंग कर्व आप देख रहे हैं, और गिरते 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 तीसरे दिन तक वो शून्य पर पहुंच जाती है। लेकिन आप उसको बीच में से ही उठा लेते हैं, मतलब पहले दिन आप फिर से पकड़ लेते हैं, जब वो 80% पे थी वो फिर से उठ जाती है और 100% पे आ जाती है। लेकिन वो फिर से गिरते, अगर आपने एक दिन बाद रिवाइज कर लिया तो अब 3 दिन में 0 नहीं होगी, अब 7 दिन में 0 होगी। लेकिन आपने फिर से उसको तीसरे दिन पर उठा लिया, तो 80% पे थी तो फिर यहां पहुंच जाएगी 100% पे। और वो गिरते गिरते अब उसके 0 होने की संभावनाएं बहुत कम है। और आपने पहली बार पढ़ा, रिवाइज किया, फिर रिवाइज किया, और फिर रिवाइज कर लिया आपने, तो अब लगभग 80% 90% कंटेंट आप हमेशा के लिए रिटेन रखते हैं। तो इनका कहना यह था कि जैसे आपने पढ़ा उसको पहले दिन रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट डे रिवाइज करो, फिर तीसरे दिन रिवाइज करो, फिर 7वें दिन रिवाइज करो। लेकिन मैं इससे भी इफेक्टिव तरीका आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिससे आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए परिवर्तन आ जाएगा। ये फॉरगेटिंग कर्व है, इसको हमें फॉरगेट ही कर जाना है, क्योंकि मुझे कुछ महानता इसमें दिखी नहीं, मेरे पास इससे बेहतर तरीके हैं। लेकिन हमें एबिंगहॉस के योगदान को नहीं भूलना चाहिए कि फॉरगेटिंग कर्व कुछ इस पैटर्न को फॉलो करता है। खैर,
ये उनका नंबर है 7321। वो कहते हैं कि रिवाइज मोर, सिर्फ इतनी सी बात वो कहते हैं, रिमेंबर मोर, एक ही रास्ता है। कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ डाइट, सारी चीजें इस सेशन में हम आपको डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, एक बार थोड़ा सा और चीजों को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही तगड़ी शख्सियत हैं, मैं अगर उनका नाम ना लूं तो मेरी जिंदगी में मुझे लगता है बहुत सूनापन है। मैं चाहता हूं कि आप इस शख्सियत को पहचाने, और मैं शायद इन्हीं के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, शायद इन्हीं के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में इस इंसान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप यहां पर देखिए, ये क्या आप किसी एक शख्सियत को पहचान पा रहे हैं यहां पर? अगर आप इनका नाम जानते हैं तो जरूर से लिखें एक बार। इन सब में से आप किसी को जानते हैं तो एक बार जरूर से नाम लिखें। अगर आप पूरी दुनिया में किसी एक इंसान को ढूंढे कि किसके पास में फोटोग्राफिक मेमोरी थी, तो इस इंसान का नाम निकल के आएगा, और ये हैं आपके प्यारे स्वामी विवेकानंद। मैंने सोचा कि इनकी रियलिस्टिक फोटो ली जाए, क्योंकि सभी ने इनको साफे के साथ में देखा है और सब उसी फोटो को जानते हैं। ये स्वामी विवेकानंद है, और इनके लिए कहा जाता है दैट ही हैड द अमेजिंग मेमोरी। और मैं इन्हीं के मिशन को लेकर चल रहा हूं, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, जो आने वाले समय में हिंदुस्तान को चलाएंगे। मेरा प्रॉमिस है आपको, हिंदुस्तान को हम चलाएंगे, आप लोग चलाएंगे, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारतीय चलाएगा। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में, क्योंकि हम मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम एम्बिशन के ऊपर काम नहीं कर रहे, हमारा मिशन है। जिंदगी में दो टाइप के लोग होते हैं, एक एम्बिशन के ऊपर काम करते हैं। मुझे कुछ खास एम्बिशन बची नहीं है, खाना पाने का जुगाड़ हो रखा है, वो सबके पास हो रखा है। अब जिंदगी में एक मिशन है कि 10 करोड़ भारतीयों को ट्रेन किया जाए और उनको वो बनाया जाए कि वो ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत का निर्माण कर पाए। खैर, यहां देखते हैं स्वामी विवेकानंद, द रिवॉल्यूशनरी इंडियन मॉन्क, जिन्होंने दुनिया में हिंदुइज्म का झंडा लहराया। शिकागो का इनका स्पीच बहुत फेमस है। मैं को कॉन्वर्जेशन आपको सुनाना चाहता हूं जो इनकी शिष्यों के साथ में हुई। वो कॉन्वर्जेशन मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, उसके बिना कोई मजा नहीं है जिंदगी में। निकोला टेस्ला की भी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी मानी जाती है, लेकिन निकोला टेस्ला की तारीफ करने के लिए पूरा अमेरिका बैठा है, बाकी दुनिया में सब लोग तारीफ कर रहे हैं निकोला टेस्ला की। विवेकानंद हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे देश का गौरव है। खैर, एक कहानी से शुरुआत करता हूं। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था शरद चंद्र चक्रवर्ती, और वो एक इवेंट के बारे में लिख रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद से कनेक्टेड है इन हिज बुक डायरी ऑफ डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। मैं वही चीजें डिस्कस कर रहा हूं जिससे आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जान पाए। क्या कहानी है सुनिए। कुछ दिन पहले, फ्यू डेज अगो, एक नया सेट मंगवाया गया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, जो एक भारी भरकम किताब हुआ करती थी उस वक्त, शायद आज भी आती है। मठ में मंगाई गई, मैथ नहीं है, मठ है, ब्रॉट टू द मठ। सीइंग द न्यू शाइनिंग वॉल्यूम्स, द डिसिपल सेड टू स्वामी जी, विवेकानंद जी को बोला उनके शिष्यों ने कि सर मंगवा तो लिए आपने, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीड ऑल दीज बुक्स इन ए सिंगल लाइफ टाइम। लेकिन उसको पता नहीं था कि स्वामी जी ने पहले ही ये 10 किताबें, 10 वॉल्यूम उसके फिनिश कर दिए हैं, और वो 11वीं की शुरुआत करने वाले हैं। ये बात उनके ही एक शिष्य,
एक किताब में लिखते हैं जिनका नाम है डायरी ऑफ डिसिपल। कॉन्वर्जेशन को आगे समझते हैं। क्या कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा, ऐसी बात करते हो तुम, आस्क मी एनीथिंग, मुझसे कुछ भी पूछ लो, मतलब इन 10 वॉल्यूम से तुम कुछ भी पूछ सकते हो ना, आई विल आंसर यू ऑल। द डिसिपल आस्क्ड इन द वंडर, हैव यू रीड ऑल दीज बुक्स, सारी किताबें आपने पढ़ ली है? स्वामी जी, व्हाई शुड आई आस्क यू टू क्वेश्चन मी अदरवाइज, वरना मैं तुमसे कहता ही क्यों कि तुम मुझसे सवाल पूछो। Being examined, Swamiji not only reproduced the sense, but at the place of every language, difficult topics selected from each volume, टफ से टफ टॉपिक का उन्होंने जवाब दिया, जो कि एक सामान्य इंसान के ताकत के बाहर की बात है। हर सवाल का जवाब वो दे पाए जो एक सामान्य इंसान के बस के बाहर की बात है, और उसका वो सीक्रेट बताते हैं, वो सीक्रेट बताते हैं। स्वामी जी फिर कहते हैं, डू यू सी सिंपली बाय द ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य या कॉन्टिनेंस ऑल लर्निंग कैन बी मास्टर्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। उसका सीक्रेट बताते हैं कि मैं इनको कैसे याद रख पा रहा हूं। द स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य उनका मानना था। और अगर आप अनफेलिंग मेमोरी चाहते हैं, मैं स्वामी विवेकानंद की बात बता रहा हूं, उसके अलावा और कौन से तरीके हैं जिससे आप मेमोरी को मास्टर कर सकते हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। डिसिपल ने बोला कि ठीक है सर, आप जो भी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ब्रह्मचर्य के दम पर ये हो सकता है। और उसके बाद स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। किताब का परिचय यहीं पर समाप्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद, जिनको पूरी दुनिया में मेमोरी मिरेकल के नाम से जाना जाता है। मेमोरी मिरेकल, अब मुझे नहीं पता कि क्या और रीजन रहा, कई बार जेनेटिक्स भी जिम्मेदार होती है, लेकिन इनका कहना है कि स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य, इनका कहना है, तो इनकी बात लिखना बहुत जरूरी है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो इन्होंने कही और मुझे आपको बतानी चाहिए मुझे आपको, क्या? क्योंकि विवेकानंद की बात हिंदुस्तानियों को नहीं पता होगी तो बताएगा कौन हिंदुस्तानियों को कि तुम्हारे पूर्वज कितने महान थे? बहुत जरूरी है। विवेकानंद बिलीव दैट एवरी पर्सन माइंड बिकम कॉन्सेंट्रेट समटाइम्स, कभी ना कभी वो एकाग्र होता है ना। और हम किन चीजों पर एकाग्र होते हैं? जिनसे प्रेम करते हैं। और हम किनसे प्रेम करते हैं? जिन पर एकाग्र हो जाते हैं। क्या बात है! मतलब लव एंड कॉन्सेंट्रेशन आर रिवर्सिबल रिएक्शन। जहां कॉन्सेंट्रेशन होगा उससे प्रेम होगा, जिससे प्रेम होगा वह कॉन्सेंट्रेशन अपने आप हो जाएगा। मतलब इससे पावरफुल बात क्या हो सकती है? लव एंड कॉन्सेंट्रेशन आर इंटरकन्वर्टेबल। देख पा रहे हैं? इट वॉज द कॉन्सेप्ट जिसने मेरे दिमाग के तार हिला दिए और मुझे फील हुआ कि वाह, व्हाट एन अमेजिंग वर्ड्स। प्रेम है वहां एकाग्रता है, जहां एकाग्रता है वहीं प्रेम है, और जहां प्रेम है, जहां इमोशन है, वहीं तो एकाग्रता है। जहां अमिगडेला है वहीं हिप्पोकैम्पस है, जहां इमोशन है वहीं प्रेम है, वहीं कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब सच एन अमेजिंग वर्ड्स। आई जस्ट हैव बिकम द फैन ऑफ दीज वर्ड। मतलब इससे बेहतरीन क्या ही हो सकता है। मेमोरी को सीखने के लिए मैंने इसके ऊपर कुछ किताबें भी पढ़ी, जिन किताबों के सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूं, आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी हैं? सम बुक्स एंड सम डिजीजेस, दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं जो मेमोरी से रिलेटेड है। पहले कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं। क्या अभी तक समझ में आ रहा है आपको? जहां प्रेम है वहीं कंसंट्रेशन है, और जहां कंसंट्रेशन है वहीं प्रेम है, और जहां कंसंट्रेशन है वहां याददाश्त चूक ही नहीं सकती दोस्त।
आपकी मेमोरी कमजोर हो ही नहीं सकती अगर आप में कंसंट्रेशन है और जिस चीज को आप कर रहे हो उससे प्रेम है। यही तो सच है। एक किताब है, किताब का नाम है मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन। मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन एक किताब है जो मेमोरी पर लिखी गई कुछ पावरफुल किताबों में से एक है। मैं किताब का कीवर्ड्स आपको डायरेक्टली बता दूंगा, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जोशुआ फर इस किताब के राइटर हैं और मैंने इस किताब को पढ़ा, मैंने इस किताब को समझा और मुझे ये समझ में आया कि कुछ किताब के की पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक बातों पर किताब बात करती है। पहला मुद्दा तो ये कि मेमोरी की वैल्यू, मेमोरी की इंपॉर्टेंस समय के साथ साथ में कम हो रही है। इस किताब में लिखा गया कि आज के 200 BC बिफोर क्राइस्ट, उनके 200 साल पहले एवरीथिंग वॉज ऑरल, सब कुछ ऑरल था। जिसको याद था, कुछ समझ थी, जो पता था वही अपने बच्चों को बताता था और उसी ज्ञान से सब अपना पेट भरते थे। थोड़े टाइम बाद में लोग स्टोन राइटिंग करने लगे, पत्थरों पर लिखने लगे, पाषाण लेख उनको कहते। लेकिन सबसे बड़ा कबाड़ा कब हुआ? जब 1440 में डिजिटल प्रेस आ गई, या बोल सकते हो प्रिंटिंग प्रेस आ गई। डिजिटल प्रेस तो सही नाम नहीं होगा, प्रिंटिंग प्रेस आ गया। जैसे प्रिंटिंग प्रेस आई, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद इंसान ने सोचा कि अब याद करने की जरूरत नहीं है, और उससे बड़ा सत्यानाश कब हुआ? जब मोबाइल आया। आज इंसान एक समस्या से ग्रसित है जिसका नाम है डिजिटल एमनेजिया। मतलब आज हम हर चीज मोबाइल के भरोसे छोड़ चुके हैं कि हमारे ननिहाल का रास्ता कहाँ है, जीपीएस पे लगा देना है। हमारा गांव कहाँ है, जीपीएस पे लगा देना। हमारा रूम कहाँ है, जीपीएस पे लगा देना। उसका नंबर फोन में सेव कर ले, ये इसके नोट्स ये पीडीएफ बना ले, ये इसकी फोटो ले ले, ये वहां सेव कर ले, ये उस गैलरी में डाल दे, ये उस खिड़की में डाल दे, ये उस गेट में घुसा दे, ये उसके नीचे, हर चीज मोबाइल में। और ऐसा कहा जाता है कि जो चीज इस्तेमाल नहीं होती ना, वो उसमें जंग पड़ जाती है। और आज 99% स्टूडेंट जंग का शिकार है। डिजिटल एमनेसिया की बात यहां नहीं हुई है क्योंकि जब तक किताब लिखी गई तब तक शायद ये ट्रेंडिंग नहीं था, बट इन्होंने कुछ सीक्रेट्स बताए, कुछ ट्रिक्स बताई है कि आप कैसी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हो। और एक तरीका बताया इन्होंने, चंकिंग, जो मुझे इस पूरी किताब में सबसे बेहतर समझ में आया। चंकिंग, जैसे मान लेते हैं मैं एक फिगर आपके सामने लिख दे रहा हूं, यहां पर एक नंबर लिख दे रहा हूं आपके सामने में, ये नंबर मैंने लिखा और इस नंबर को मैं कहता हूं कि आपको ये याद करना है। ये नंबर मैंने लिखा, तो इनका ही कहना है कि ऐसे नंबर याद नहीं करो, इसको ब्रेक कर दो। जैसे ये सब लिखा हुआ है तो आप इसको लिख दो 11/9/2011 और ये हो जाएगा 31/5/1993। तो इस तरीके से आप, ये तो मेरी डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ है तो इस आप चीजों को ब्रेक करके ज्यादा बेटर याद रख सकते हैं। चीजों को ब्रेक करके आप बेटर तरीके से याद रख सकते हैं। यही इस पूरी किताब का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चंकिंग ऑफ कंटेंट, चंकिंग ऑफ कंटेंट, ब्रेक डाउन थिंग्स। एक और किताब है मैं जिसकी बात आपके साथ में करने वाला हूं, और उस किताब का नाम है द अनलिमिटेड मेमोरी। अनलिमिटेड मेमोरी, मैं यहां पर
उस किताब को आपके साथ में पर फोटोग्राफ दिखा देता हूं। दिस वन, ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 30 कितनी कॉपी सेल हो गई है, 300,000, 3 लाख के आसपास इनकी कॉपी सेल हुई। ये किताब ये कहती है कि शांत हो जाओ, बी काम, खुद शांत हो जाओ, दिमाग को भी शांत करो, वो सब कुछ अपने आप याद कर लेगा। क्विट योर माइंड एंड इट विल रिमेंबर, ये इस किताब का कहना है। लेकिन ये किताब ये नहीं बता पाती कि शांत कैसे हो, इसके बारे में यहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन समय में बताया कि एक प्राणायाम है, मैं चंद्रवेदी प्राणायाम आपको हमेशा बताता रहता हूं कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना है और वो बहुत अल्ट्रा पावर है। उसके अलावा एक और प्राणायाम है जिसका नाम है भ्रामरी, जिसमें आप अपनी इस फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को यहां फोरहेड पे रखते हैं, बाकी उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं, कानों को अंगूठे से बंद कर लेते हैं और फिर गहरी सांस लेने के बाद ओम का उच्चारण करते हैं। इसको हम बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। आप ये 7 बार कर सकते हैं, आप ये 11 बार कर सकते हैं, और आप ये देखेंगे कि आप हद शांत हो गए। भ्रामरी प्राणायाम, उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं, मैं उसका एक बार पोजीशन बता देता हूं कि अब ये हमारे साथियों ने फोटोग्राफ निकाला है, हालांकि ये पोज गलत है। अंग्रेजी लोग रह गए, इनको पता नहीं है, फोटोग्राफ भी निकाला, ये पोज बिल्कुल गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये गलत भ्रामरी प्राणायाम है। इस उंगली को यहां रखते हैं, इसको यहां रखते हैं और अंगूठे से बंद कर लेते हैं, और आप फील करेंगे कि आप दिमागी रूप से काफी शांत महसूस अपने आप को करेंगे। पोज ही गलत है, खैर। क्विट योर माइंड, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें, ये मुझे इस किताब की अच्छी बात लगी। कुछ भी आप ऐसा काम करते हैं जो आपको लगता है कि नहीं यार, मैं एक समय में 2 काम निपटा दूंगा, 3 काम निपटा दूंगा, 5 काम निपटा दूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य के ऊपर मैंने काफी सेशन लिए हैं, आप इसी चैनल पे चेक कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग नहीं करना, टाइप भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, वो तो खैर अच्छी बात है, फोन पे बात भी कर रहे हो, मम्मी से बात भी कर रहे हो, ये नहीं करना है। देयर मस्ट नॉट बी मल्टीपल, मतलब आपको मल्टीपल टास्क नहीं करने, आप सिंगल टास्क के ऊपर फोकस करें, तभी आप ज्यादा बेटर कर सकते हैं। एक और चीज, कुछ नेमोनिक्स बनाए, नेमोनिक्स क्रिएशन अपनी फैमिलियर लैंग्वेज में, कि यार ये मेरी लैंग्वेज है, मुझे महसूस होता है कि मेरी फैमिलियर लैंग्वेज है, और मैंने कुछ नेमोनिक्स बनाए। जैसे मैं भी बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने ऐसे पढ़ाया, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मेरा गोल ये है कि कंटेंट को एक फोटोग्राफ में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये आज की क्लास का ही कंटेंट है। ये आज की क्लास का ही कंटेंट है, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि ये मैंने पढ़ाया था। मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी काफ़ी अच्छी है और मैं ज़्यादातर समय कंटेंट को देखने में बिलीव नहीं करता हूँ। इस कंटेंट की मैंने, जैसे बीटा डिहाइड्रोजनेशन है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस है, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर है, इसका मैंने एक ट्रिक बना दिया, ये बच्चों ने बनाया, कि बीडी मतलब बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्यों बीडी को कॉल्बे, क्यों क्वाटनरी अमोनियम साल, क्यों पिया रात में विस्की के साथ, और इस तरीके से इसकी ट्रिक बना दी। कोई बहुत खतरनाक रिसर्च नहीं है ये, लेकिन ये आपको हेल्प करती है ना, हेल्प करती है। किताब का नाम है अनलिमिटेड मेमोरी,
और ये सबसे भारी कॉन्सेप्ट सिखाती है कि नहीं करना है, शांत रहना जितना हो सके। 2 प्राणायाम है, चंद्रवेदी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, जो लिख दे रहा हूं मैं द अनलिमिटेड मेमोरी से। बी काम, शांत रहें और मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। एक और किताब है द आर्ट ऑफ मेमोरी। आर्ट ऑफ मेमोरी भी कुछ ऐसी ही बात करती है जो नेमोनिक्स की बात करती है, जो मैंने भी आपके साथ में डिस्कस करी। चलिए, आर्ट ऑफ मेमोरी का फ्रंट कवर भी दिखा देता हूं एक बार आपको। मैं भी सोच रहा हूं एक किताब, बट मुझे लगता है मेमोरी के बारे में क्या किताब लिखी जाए। इंटीमेसी और सेलिबेसी के ऊपर किताब लिखने की सोच रहा हूं। द आर्ट ऑफ मेमोरी किताब है, फ्रांस येट्स ने लिखी है, और वन ऑफ द मॉडर्न लाइब्रेरीज 100 बेस्ट नॉन फिक्शन बुक्स ऑफ 20th सेंचुरी, ये इनका क्लेम है। खैर, क्लेम अलग अलग हो सकते हैं, प्रयास अलग अलग हो सकते हैं। द आर्ट ऑफ मेमोरी में कुछ ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर भी की गई है। मैं कुछ विशेष उसको पढ़ नहीं पाया, ज़्यादा बता भी नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन जो मैंने पढ़ी वो मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। 2 चीज़ें मैं बताने वाला हूं, एक डिजीजेज एसोसिएटेड विद मेमोरी, डिजीजेज एसोसिएटेड, कौन सी बीमारियां हो जाती है मेमोरी से रिलेटेड, क्यों होती हैं, और एक हाउ टू गेट द फोटोग्राफिक मेमोरी, द पावर ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी, हाउ टू गेट द फोटोग्राफिक मेमोरी। काफी इंसाइट्स मैं आपको दे चुका हूं, अब कुछ और चीजें यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू मेक नोट्स लाइक दैट इन 1 पेज, रोज बनवाता हूं बच्चों से, और ऐप पर वो क्लासेस होती हैं। खैर, आगे चलते हैं। हमारे पास में एक बीमारी है, अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स कई लोग इसमें जी लिखते हैं, कई लोग जेड लिखते हैं। अल्जाइमर्स हिंदी में लिख देता हूं, जिसमें इंसान बुढ़ापे में उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसका ओरिएंटेशन खराब हो जाता है, वो घर नहीं पहचान पाता और कई सारी चीज़ें हो जाती है। अब ये बहुत फेमस बीमारी, एक वेस्कुलर डायमेंशिया है। वेस्कुलर डायमेंशिया, ये समझने की जरूरत है हमको। अल्जाइमर तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर जस्ट ए सेकेंड, कुछ ज़्यादा जगह भर गई है यहाँ पर आज, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। पहली बार शिफ्ट करना पड़ रहा है मुझे। वेस्कुलर डायमेंशिया है, क्या होता है जब आपके ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। वो किसी वजह से हो सकती है, नशा हो सकता है, आप दारू पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, खाना घटिया है, सोते रहते हैं, सोफे से उठते ही नहीं है, काउच पे आलू बन गए हैं ना, पोटैटो काउच बोलते हैं उसको, फूल गए हैं, ट्रांस फैट आप खाते हैं, मैदा आप खाते हैं, आपकी डाइट में सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और तमाने भर का कचरा है, आपका ब्लड फ्लो बेकार हो जाता है। और ये बुढ़ापे की दिक्कत है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस पे कंट्रोल है। ब्लड फ्लो पुअर हुआ, और ये जवानी में भी होता है। वेस्कुलर डायमेंशिया जवानी में भी होता है।
ब्लड सप्लाई पुअर होने की वजह से आपकी मेमोरी उतनी परफेक्ट नहीं रही। नशे किए हैं आपने तो आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज आ गया, हल्का फुल्का ब्लॉकेज आया, परफेक्ट ब्लॉकेज नहीं आया, उसको तो अपन बोलेंगे कि लकवा हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, हल्का फुल्का ब्लॉकेज आ गया। करना क्या है, इसको अवॉइड, और ये 90% लोगों को है वेस्कुलर डायमेंशिया। खैर आगे चर्चा करेंगे इसकी, यहां से भी इसको हटा ही देता हूं। फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे प्राप्त करें ये तो अपना मेजर डिस्कशन है, उसी को छोटी जगह पे डिस्कस कर लेंगे तो क्या मतलब है। एक और बीमारी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको जानकर पता लगेगा उसके बारे में। सर मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, मन नहीं लगता। बुद्ध के ऊपर मैं एक सेशन लेने वाला हूं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस चीज को एक बार आप ध्यान से समझिए। एक बीमारी है जो दुनिया में 62 लोगों को है, बीमारी का नाम है HSAM। फुल फॉर्म है हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। इनको हर चीज याद रहती है। दिक्कत इनके साथ में यह है कि ये अपना पास्ट भी नहीं भूल पाते हैं और इसलिए हमेशा परेशानी में रहते हैं। आप इनको कभी कुछ भी पूछ लो कि इस तारीख को क्या हुआ था, ये आपको जवाब दे देंगे। दे हैव गुड मेमोरी, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। अब इनके साथ जो पास्ट में बुरा हुआ उनको पता ही नहीं है, मतलब भूल भी नहीं पा रहे हैं वो कि यार मेरे साथ में ये हुआ था, वो बार बार याद आता है, बार बार। और फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है ये HSAM, फीमेल्स में बहुत कॉमन है। तो याद रहना, बहुत कुछ याद रहना शायद अच्छी बात नहीं है, बट मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो जरूरी है। ये कुछ बीमारियां हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मुद्दे की बात पर आते हैं। शायद अभी तक आपने इसको एंजॉय किया है, अगर आप बता देंगे मुझे तो शायद मैं और ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ में, मोटिवेशन के साथ में इसे प्रोसीड कर पाऊंगा। शायद मुझे 1.25 घंटा लगातार बोलते हुए हो गया है। अगर आपने एंजॉय किया है तो ज़रूर से एक बार बताएं ताकि फिर मैं आगे चलूँ। डिनर यहीं पर करना पड़ रहा है आज। फोटोग्राफिक मेमोरी की तरफ कैसे जाएं वो हमारा मुद्दा है। आज का मेजर डिस्कशन भी वही है, कैसे हासिल की जा सकती है। जब भी आप सेशन को एंड करें तो एक बढ़िया सा मैसेज कि आपने क्या सीखा, कैसे आपको हेल्प मिली, वो और कोई नया मुद्दा जो आपके दिमाग में है आप मुझे जरूर से बता के जाएं ताकि मैं उसके हिसाब से आगे चीजें प्रोसीड करूं। खैर, क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से मेमोरी को फोटोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट किया जा सकता है? आपको लगता है कि यार ये एक तरीका है जिससे मेमोरी बढ़ सकती है? सबसे पहली चीज, कीप योरसेल्फ इन परफेक्ट शेप। जो लोग आउट ऑफ शेप हैं, जो अनफिट हैं, जिनकी बॉडी में मसल्स नहीं है, लेग्स की मसल्स कमजोर है,
उनके ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता नहीं है, और ऐसे लोगों की मेमोरी कमजोर होती है, पुअर होती है। सबसे आप देख लीजिए, जितने भी टॉप सीईओज हैं, ऑल टॉप सीईओज आर फिट। जो भी लोग कुछ जिंदगी में बड़े मिशन लेके चल रहे हैं वो फिट है। उनको पता है कि शरीर की फिटनेस से ही सब कुछ होता है। फिटनेस के बिना आप मेमोरी की बातें करने चले जाएं तो मुझे लगता है कि वो बात अच्छी नहीं होगी, आप शायद गलत ट्रैक पे चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो बिना फिटनेस के आप ये नहीं कर पाएंगे। तो योगा प्राणायाम है क्या सर? हाँ है। योगा कौन सा है? तो सिर आसन की बात कर लेते ना, योगा और आसन, मैं परफेक्ट टर्म यूज करने में बिलीव करता हूं। आसन है शीर्षासन। कई लोग योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन सबको मिक्स करके बोलते हैं और प्राणायाम है भ्रामरी और चंद्रवेदी। चंद्रवेदी का मैं सबसे बड़ा फैन हूं और मैं चंद्रवेदी प्राणायाम हमेशा करता हूं। राइट नॉस्ट्रिल को, स्क्रीन पर उल्टा दिखेगा आपको, राइट वाले को बंद करना होता है, और लेफ्ट से आपको लगातार सांस लेनी होती है। शीर्षासन है। शीर्षासन क्या होता है, कैसे किया जाता है, एक बार देख लीजिए। ये शीर्षासन है। अगर आप परफेक्शन के साथ में नहीं कर पाते हैं तो ये सेमी शीर्षासन है, इस तरीके का। ये तो सब कर सकते हैं। इसका गोल क्या है? गोल ये है कि खोपड़ी में ब्लड आए, यहां ब्लड आए। प्राणायाम मैंने आपको बताया, भ्रामरी प्राणायाम। इनसे सिग्निफिकेंट आप फील करेंगे कि आपकी मेमोरी इंप्रूव हो रही है, आपको फायदा होगा। ऐसा पोस्ट तो आप कर सकते हैं, ये तो मैं मान के चलता हूं, ये तो आप कर ही सकते हैं कम से कम। ठीक है। प्रैक्टिस कंसंट्रेशन, एकाग्रता का अभ्यास करना है। एकाग्रता का अभ्यास। देखिए, दुनिया में हर एक चीज एक अभ्यास है और कहीं ना कहीं एकाग्रता भी एक अभ्यास है। आप देखेंगे दुनिया में जितने भी चमत्कार हुए हैं, कुछ भी ऐसा हुआ है जिसके ऊपर लोगों को लगा हो कि यार ये कैसे हो गया यार, कोई डिस्कवरी हुई हो, कुछ चमत्कार हुआ हो, कुछ महान काम हुआ हो। एवरी मिरेकल, हर चमत्कार की नींव एकाग्रता में होती है। जिसके पास कंसंट्रेशन है, जिसके पास एकाग्रता है, उसकी मेमोरी अमेजिंग होने की गारंटी मैं अभी आपको दे सकता हूं। और ये प्रैक्टिस है। आप अभी सेशन सुन रहे हो तो सेशन सुनने में भी आप ये प्रयास करो कि हम पूरे ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेशन से सुनेंगे, फोकस से सुनेंगे, हमारा कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होगा, पूरे ध्यान से देखेंगे कि हो क्या रहा है। लेकिन नहीं, 2 मिनट सुनते हैं, निकल जाते हैं। तो हमें ये समझ लेना है, कंसंट्रेशन इज अ प्रैक्टिस। मैं फिर कह रहा हूं, जिसमें एकाग्रता है उसी के साथ भगवान होते हैं। अर्जुन में थी, आपको पता है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में थे। एकाग्रता ही ईश्वर को पाने का एकमात्र तरीका है। रट लीजिएगा दोस्त इस बात को। और नहीं समझ में आई, डिस्ट्रैक्टेड हो, कहीं बैठे हो, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तेरा क्या हुआ, तूने खाना नहीं लाया, आज क्या लेके आया है, कल टिफिन में क्या था, नहीं करना है। उसकी, इसकी, तेरी, मेरी नहीं करनी। मुंह बंद, मौन और एकाग्र। आप हमेशा हमेशा रट लीजिए, चुप हो जाइए और एकाग्रता का अभ्यास करें। जितने चुप रहेंगे उतनी ही एकाग्रता का अभ्यास बेहतर होगा। चिल्लाता हुआ इंसान एकाग्रचित नहीं हो सकता और बड़बड़ाता हुआ इंसान भगवान के करीब नहीं जा सकता। मेमोरी उसकी दुश्मन हो जाती है।
उसको कुछ याद ही नहीं, वो भुलक्कड़ बन जाएगा। चुप रहिए, कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस करिए। ऐसा कहा जाता है कि आपकी डाइट में और अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छे हैं, ज्यादा हैं, प्रोटीन बढ़िया है, हाई प्रोटीन है, तो भी आपका दिमाग काम करता है। लेकिन इसके लिए, एकाग्रता के लिए तो चुप रहना बहुत जरूरी है। हर वक्त चिल्लाते रहो, इससे उससे बतियाते रहो और फिर ये बात करो कि हमारी मेमोरी बेकार है, ये बातें समझ में नहीं। आप ये समझ लो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डाइट में क्या क्या आते हैं, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर रहे हमेशा के लिए कि क्या क्या आता है उसमें। ये आप देख सकते हैं। ये तो मैं अवॉइड करता हूं, इतना प्रीफर नहीं करता मैं इन चीज़ों को। बीज हैं, सारे बीज हैं, कुछ दालें हैं, ये थोड़ा बहुत यहाँ घी है, यहाँ बादाम है, अंडे हैं, अखरोट है, ये बादाम है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ये अखरोट आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड और इनसे ऐसा देखा गया है, रोज मैं कई लोगों से बात करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि बादाम खाया करो, और वो सर एक दिन 10 मुट्ठी खा ली है। अरे सर मेमोरी तो बढ़ी नहीं, आप बोल रहे थे मेमोरी बढ़ती। डेली जब कुछ भी चीज करने को बोली जाए तो उसका एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए दोस्त कि चाहे 2 बादाम खा रहे हो लेकिन रोज खाओ, चाहे 5 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो तो रोज करो, क्योंकि निरंतरता ही ईश्वर का एकमात्र लक्षण है। अगर किसी मनुष्य में वो आ गया तो उसका ईश्वर बनना निश्चित है। मनुष्य में निरंतरता की कमी है और जब कमी होती है तभी वो बैठा रहता है, प्रयास नहीं करता है और अचानक से ईश्वर से चमत्कार की उम्मीद करता है। निरंतरता की कमी ही किसी से चमत्कार की उम्मीद करवाती है कि अब तो वो कुछ करेंगे हमारा। गलतफहमी है दोस्त, गलतफहमी है। खैर खैर मैं मेंशन कर देता हूं, रट लो। 2 बादाम खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 2 खा लो। 1 अखरोट खा रहे हो, रोज खाओ, हाई प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट, भयंकर पानी पियो, 4 लीटर 4 लीटर पानी रोज। कैसे? नाप के, ऐसे नहीं आज सर पीता हूं, नाप के, क्योंकि आपके दिमाग का सिग्निफिकेंट हिस्सा पानी से बना हुआ है और पानी अगर आप नहीं पी रहे हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। डिहाइड्रेटेड दिमाग काम नहीं करता है दोस्त। पानी वो मस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग काम करे, पानी, मेडिटेशन करो, हिंदी में बोलते उसको ध्यान करना। मैंने इसके ऊपर पूरा एक सेशन लिया है प्रॉपर फॉर्मेट में, आप उससे देख सकते हैं। इतनी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक सुपर पावर मैं जिसका नाम अभी तक अवॉइड कर रहा था और जो मेरा खुद की कहानी है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उसका नाम है मनन, यानी कि मेमोराइजेशन। फोटोग्राफिक मेमोरी में अगर ये सब चीजें 10% रोल प्ले करती है तो ये 90% रोल इसका है। 90% रोल इस चीज का है, दैट इज नॉन एज मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन में करना क्या होता है कि आप अगर खाना खा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप सोने जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, किसके बारे में? जो आपने पढ़ा हुआ है, और फिर आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। कोई इंसान अगर डेली बेसिस पर 1 से 1.5 घंटा या 1.5 से 2 घंटा अगर मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस करता है तो मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के कह सकता हूं कि वो इंसान बुद्धिमान हो जाएगा, दिमाग तेज काम करने लगेगा, समझ विकसित हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, वो फोटोग्राफिक मेमोरी के बहुत करीब पहुंच जाएगा। अगर कोई इंसान 5 साल तक इस ताकत का अभ्यास करता है तो स्वामी विवेकानंद के बहुत करीब वो इंसान होगा। ये मेरा प्रॉमिस आपसे है। हुआ क्यों था ये? मैं जब स्कूल में था तो मैं गांव से ट्रेवल करता था अपने शहर में जहां मेरा स्कूल था, और एक बस में ट्रेवल करता था सुबह पहले जिसमें भीड़ होती थी,
सब लोग बीड़ी पी रहे होते थे, सीट कभी मिलती नहीं थी, पूरी बस में धुआं ही धुआं होता था, बैठ कभी पाता नहीं था, किताब निकाल नहीं पाता था, पढ़ कभी पाता नहीं था, 1.5 घंटा जाने में लगता था, 1.5 घंटा आने में लगता था। और मुझे लगता है कि यार मेरा रैंक, मेरी परफॉर्मेंस, मेरा सब कुछ खराब होता जा रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे एडवाइस किया, जो पढ़ता है उसका रिवीजन तू बस में ही कर लिया कर। मैंने कहा कैसे करूं, किताब तो खोल नहीं पाता। बोले किताब खोला मत कर, मन ही मन में किया कर। और जब मैंने इसका अभ्यास शुरू किया तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं बिना किताब को खोले पढ़ने लगा। और मुझे तब एहसास हुआ कि चमत्कारिक मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी वही होती है जिसका अभ्यास बिना किताब के खोले किया जाता है। मेरी जिंदगी में उस वक्त जो परिवर्तन आए, जो चेंजेस आए, वो आज भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा सेशन नॉन स्टॉप ले पाता हूं, बिना किसी गलती के ले पाता हूं, बिना कोई मिस्टेक के ले पाता हूं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मेमोराइजेशन। मुझे बिलीव है, मैं मानता हूं कि मैं चीजों को परमानेंटली रिमेंबर कर सकता हूं और बहुत हल्के से हिंट के साथ में मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं, वरना ये संभव नहीं हो पाता। मेमोराइजेशन एक वो सुपर पावर है जिसमें आपको नहाते, धोते, चलते, खाते, एक कोने में बैठ के आंखें बंद है, अब कंटेंट के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ ये था, यहाँ ये था, हाँ ये था। तुम दुनिया में किसी भी एग्जाम का नाम ले लो, तुम चाहे जो बन जाओगे। मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस 2 घंटा। मैं आपको कहता रहा हूं 4 प्रोसेस होते हैं। कुछ भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो, रीड, रिवाइज, पढ़ा, रिवाइज करो, समराइज करो, और फिर उस कंटेंट को मेमोराइज करो, मनन। ये फॉर्मूला है RRSM। आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, और मैं मेमोरी की बात आके तभी कर रहा हूं जब मुझे पीपीटीज की जरूरत नहीं होती, मुझे कंटेंट याद करने की जरूरत नहीं होती, मुझे कंटेंट याद होता है। अगर मैं पुअर मेमोरी के साथ में आकर आपको ज्ञान दे रहा हूं, जिसकी खुद की मेमोरी पुअर है, जो एक शब्द ढंग से नहीं बोल पाता है, 2 लाइन इंटीग्रेट नहीं कर पाता है, 2 लाइन प्रॉपरली नहीं जोड़ पाता है, मुझे लगता नहीं कि आप में से एक भी इंसान मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड होगा। और अगर ओटीटी, ओजस्वी तेजस्वी भारत की बात हम लोग करते हैं, स्ट्रांग मेमोरी, याद रखो इसने तुम्हारे साथ क्या किया, बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेमोरी इसलिए भी हमको चाहिए कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे पेरेंट्स का मजाक उड़ाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी परफॉर्मेंस का, तुम्हारी वैल्यू का, तुम्हारी पर्सनैलिटी का, तुम्हारे स्टेटस का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे खानदान का, तुम्हारी परफॉर्मेंस का, हर चीज का मजाक उड़ाया, उनका नाम याद रखो दोस्त। मेमोरी बहुत जरूरी है, और याद नहीं रख पाए तो निपट जाएंगे। रीड करो, रिवाइज करो, पॉइंट निकालो, 4, 5, 10 पॉइंट निकालो, मतलब समराइज कर दो कंटेंट को। और फिर महान लोग बिना किताब के पढ़ते हैं। महान लोग, उनको किताब की जरूरत नहीं होती पढ़ने के लिए। बेवकूफ लोग किताब खोल के पढ़ते हैं ताकि दूसरों को दिखा सके। मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं, महानता का एक रास्ता है मेमोराइजेशन। ये बाकी सप्लीमेंट है, ये हेल्प कर सकते हैं कि भाई आप मुझे बताओ कि मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना है, क्या करूं, तो ये सप्लीमेंट है, हेल्प कर सकते हैं। करोगे क्या? प्रैक्टिस। मेमोरी की प्रैक्टिस ये है, सब निकल जाएगा। हमारे शरीर का नियम है, जो आता है वो चला जाता है। खाना खाओगे चला जाएगा, पानी पियोगे चला जाएगा, सांस लोगे बाहर आ जाएगा। जो आएगा वो चला जाएगा। रोक के रखना है, क्योंकि भूलना जरूरी है नेगेटिव बातों। आपको ये समझ लेना है कि अगर आप मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, मनन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ये महसूस करोगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो गए। मोबाइल डिपेंडेंस खत्म कर दो, पीडीएफ के चक्कर में मत रहो, खुद कंटेंट लिखो, पेन चलाओ। पेन चलेगा, दिमाग चलेगा। इस चीज को हमेशा के लिए रट लो दोस्त। मेमोराइजेशन, मनन, जिसमें आप एक टॉपिक, जैसे मान लो XYZ, मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे ग्लोबलाइजेशन के बारे में
या फिर मैं यूक्रेन रशिया वॉर, चलो वो थोड़ा अजीब सा टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उसको समराइज करूंगा, सोचूंगा, या सेल के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में बैठा हूं और मैं सोचूंगा शुरू से, डिस्कवरी किसने की, ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम होता है, कैसे सेल डिवाइड होती है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं, किससे बात, बकवास नहीं करनी दोस्त, चुप रहना है, आंखें बंद, मुंह बंद, तब दिमाग काम करता है। अब मेमोराइजेशन जिस दिन आपने जिंदगी में शुरू कर दिया, आप फोटोग्राफिक मेमोरी के बहुत नजदीक होंगे। और हिंदुस्तान का कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी, नीट, जी, दुनिया का कोई सा एग्जाम, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूं मेरे सेशन कुछ भारतवंशी जो लोग यूएस में रहते हैं वो देखते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, न जाने कहां कहां से लोग देखते हैं। बट मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, मेमोराइजेशन एक वो तरकीब है जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हो, न्यूरोजेनेसिस शुरू कर सकते हो, न्यूरोजेनेसिस। लेकिन हम डिजिटल एमनेसिया से पीड़ित हैं। भारत में 45 से 50 साल के लोग भूल रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। डिजिटल एमनेसिया, द टेक्नोलॉजिकल बूम इज मेड डूम फॉर योर मेमोरी। और ऐसा कहा गया, ब्रेन विल रस्ट इफ यू डोंट यूज इट। इस्तेमाल ही नहीं करना है, सब फोन में डाउनलोड करके घूम रहे हो। पेन चलेगा, दिमाग चलेगा, कोई संदेह उसमें नहीं है। डिजिटल एमनेशिया, ओडिटियंस को डिजिटल एमनेशिया नहीं हो सकता। एक चीज देखो, न्यूरोजेनेसिस मैंने आपको बताया था, न्यूरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन्स, और ये हॉलमार्क है जिससे ब्रेन डेवलप हो सकता है। कहां होता है मेनली? तो हिप्पोकैम्पस में होता है। कैसे होता है? मेमोराइजेशन। और कैसे होता है? पसीना बहाओ, पसीना बहाओ। कैसे बहाएं? सीढ़ियां चढ़ो। ब्रेन चेंज कर दोगे तुम यार, किस्मत की क्या औकात है, ब्रेन चेंज कर दोगे तुम। मतलब किस्मत तो कुछ भी नहीं है, हमेशा के लिए मतलब जिसका ब्रेन ही चेंज हो गया उसके लिए किस्मत क्या चीज है? न्यूरॉन्स जब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो उसको न्यूरल कनेक्शंस बोलते हैं, और न्यूरल कनेक्शंस को आप बेटर कर सकते हो वाया मेमोराइजेशन, बहुत तगड़ा बना सकते हो वाया मेमोराइजेशन, आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए चेंज कर सकते हो वाया मेमोराइजेशन। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था जिसके ऊपर आज हमने विचार किया, चमत्कारिक याददाश्त। मैंने इसको परफेक्ट करने के लिए, बेस्ट करने के लिए सारे वो प्रयास किए हैं जो मैं कर सकता हूं। सारी किताबें पढ़ी है, पूरा कंटेंट रिसर्च किया है, आपके हिसाब से बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाने की कोशिश की है, पूरी हिम्मत से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। समय है अब थोड़ा सा रेस्ट करने का, क्योंकि जिंदगी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत बनाना है। जैसे इस चैनल पर 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर पहुंचते, मैं यहां पर लाइव सेशन लेना स्टार्ट कर दूंगा। पावरफुल लोग हिंदुस्तान की राजनीति भी संभालेंगे, हिंदुस्तान की किस्मत भी संभालेंगे, हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की पॉलिटी, हिंदुस्तान की हिस्ट्री शायद वो हमेशा के लिए बदल देंगे। हिस्ट्री भी बदली जाती है बशर्ते आप में दम हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन का फीडबैक कमेंट में जरूर से दीजिएगा। इस मुद्दे पर आप सेशन चाहते हैं वो भी जरूर से बताइएगा। ये था आज का सेशन चमत्कारिक मेमोरी के ऊपर, और सीक्रेट इज मेमोराइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।